फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी नॉवेल। तो आज हम लोग अपनी सीरीज़ जो हमने अभी नई शुरू की है उसका एक लेक्चर आ चुका है। ये दूसरा लेक्चर है। तो ये सहायक अध्यापक या उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर प्रिंसिपल की रिक्रूटमेंट है और इसकी प्रिपरेशन हम लोग करवा रहे हैं। और हम अपने जो 41 डेज़ रह गए हैं इसको होने में। हाँ, डेट्स बिल्कुल फाइनल नहीं है लेकिन हमारी प्रिपरेशन नेक्स्ट होनी ज़रूरी है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था प्रीवियस पेपर यूपी टेट का 2019 का 1 to 5 जिसमें इन्वायरमेंट था। ठीक है, तो आपको एक बात बता देना ज़रूरी है कि जो साइंस है वो तो डायरेक्टली साइंस के लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन जो इन्वायरमेंट है तो वो तो एक्चुअल में जो ये असिस्टेंट टीचर का एग्ज़ाम है उसमें तो कोई इन्वायरमेंट एक्चुअल में सब्जेक्ट है नहीं मेन, लेकिन वो जो जीके है सब्जेक्ट उसमें वो है। ठीक है, तो उसमें इन्वायरमेंट भी है, उसमें पूरा एसएसटी भी है, मतलब पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, और इकोनॉमिक्स तो और करंट अफेयर, रीजनिंग सब कुछ उसमें है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको डायरेक्टली तो साइंस और मैथ्स इसमें मिल ही रहे हैं। दूसरा, आपको इसमें इन्वायरमेंट यानी कि ईवीएस और जो हमारा सोशल स्टडी है वो हमारे जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके के जो कि कंपलसरी है हर स्टूडेंट के लिए, तो वो भी हमें इसमें मिलेगा। ठीक है, तो आप धीमे धीमे वो हम लोग अपने ये सेट जो है आप लोगों को देते जाएंगे और आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का 6 to 8 यूपी टेट का 2019 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन एक्ट एज हार्मोन। तो देखिए ये सारे विटामिन के ऑप्शन दिए गए, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, ई एंड बी। तो जो सी होते हैं कुछ तो है जो विटामिन ही है, लेकिन कुछ होते हैं जो वर्क करते हैं हार्मोन्स की तरह। तो इसमें से राइट आंसर हमारा विटामिन डी है। तो विटामिन डी एक्चुअल में सबको पता होगा कि सनलाइट के थ्रू हमें बॉडी में मिलता है। ठीक है, जब हम सन के कांटेक्ट में जाते हैं तो सनलाइट हमारी बॉडी से रिएक्शन करके विटामिन डी का प्रोडक्शन करती है ऑलमोस्ट। ठीक है, कुछ हमें खाने से भी, बैलेंस डाइट से भी मिलता है, लेकिन मैक्सिमम 80% अगर हम कहें तो वो हमें सनलाइट से मिलता है। ठीक है, तो जो वो विटामिन डी होता है उसको लिवर और किडनी एक एक्टिव हार्मोन में चेंज कर देते हैं और तब वो एक हार्मोन की तरह वर्क करने लगता है जो कि हमारे गट में आए हुए कैसा भी न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, तो उस वहाँ पर जो हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल होता है उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि ये एक हार्मोन की तरह वर्क करता है और जो कि हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो एक्टिव हार्मोन हमारा है या विटामिन डी का हम नाम कहें तो वो होता है कैल्सिटेरॉल। ठीक है, विटामिन डी का कैल्सिटेरॉल नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 राइट होता है, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम देखें तो इससे ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी कमी से क्या होता है। विटामिन डी की कमी से में बेरी बेरी डिसीज़ हो जाती है, विटामिन सी की कमी से किस स्कर्वी हो जाती है, ई से बहुत ज़्यादा जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है या हमारे मेल्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इसलिए हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और डी तो आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को नॉर्मलाइज करता है या बैलेंस करता है। ठीक है, क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड। तो देखिए जो ये क्लासिफिकेशन 5 किंगडम का दिया था ये व्हिटेकर साइंटिस्ट ने दिया था और इन्होंने 5 उसमें इनको डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, फिर आता है प्लांटी, उन्होंने यही हायरार्की दी थी, और फिर एनिमालिया। ठीक है, जो मोनेरा होते हैं उसके अंदर हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया आ जाते हैं, यानी कि ये हमें आंसर मिल गया, मोनेरा हमारा राइट आंसर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आता है और उसमें हमारे सारे प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, फंजाई में सारे फंगस आ जाते हैं, और जो प्लांटी होता है उसमें सारे प्लांट्स और एनिमालिया में सारे एनिमल्स आ जाते हैं। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर मोनेरा होता है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिश्यू। तो सबसे पहले समझ लिया एक्चुअल में टिश्यू होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सेल हमारी बॉडी का सबसे छोटी यूनिट होती है या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी कह सकते हैं सेल। सेल जब कंबाइन करती है तो वो फॉर्म करती है टिश्यू को। ठीक है, जब बहुत सारी सेल एक ही तरह का काम करने लगती है, सेम वर्क करती है, तो वो फॉर्म करती है टिश्यू। फिर जब टिश्यू एक तरह से काम करने लगते हैं तो सेम हो जाते हैं तो वो मिलके बना लेते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, वो क्या बना लेते हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बना लेते हैं, जैसे हार्ट बहुत सेम, किडनी,
जब ऑर्गन एक तरह का वर्क करते हैं, जैसे कि अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम लें तो उसमें हमारा हार्ट, हमारी आर्टरीज, वेन्स सब एक तरह का वर्क कर रहे हैं, ब्लड को इधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑर्गन्स कंबाइन करके सिस्टम बना लेते हैं। जैसे सिस्टम बन गया हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। और जब ये सिस्टम सारे कंबाइंड होते हैं तो हम पूरे ऑर्गेनिज्म, होल बॉडी हमारी ह्यूमन की तैयार हो जाती है, पूरे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बन जाता है। तो अब हमें समझ में आ गया कि एक्चुअल में टिश्यू क्या है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। तो अब हम अपने ऑप्शन की तरफ देखते हैं। हमें ऑप्शन दिया है ओवरी, ये एक ऑर्गन है, लंग ये भी एक ऑर्गन है, किडनी ये भी हमारा एक ऑर्गन है। तो बचता है यहाँ पे ब्लड। तो ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू और ये एक तरह का टिश्यू होता है जो कि राइट ऑप्शन हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो ये सेल के कॉम्बिनेशन से बनता है और ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। तो राइट आंसर हमारा हो गया 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ, जिसमें बोलते हैं नेम ऑफ द हार्मोन विच इज़ द पीक ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। जिस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन्स का पीक दिखाई देता है। तो ये सारे हमें देखते, एस्ट्रोजन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन है। तो यहाँ पे जब भी ओव्यूलेशन की पीक दिखेगी तो उस टाइम पे हमेशा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH हमेशा वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हुआ LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में हिप्पोकैम्पस इज अ प्रोकॉर्डेट है, फिश है, मैमल है, सिलेंट्रेट है। तो हिप्पोकैम्पस एक फिश है, ना वो प्रोकॉर्डेट है, ना वो मैमल है और ना वो सिलेंट्रेट है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होता है फिश। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। यहाँ पे कॉपर पायराइड की बात की जा रही है। एक और है कॉपर पायराइड इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ग्रेविटेशनल मेथड, नन ऑफ दीज, मैग्नेटिक प्रोसेस। तो देखिए ये जो ओर्स होते हैं ये ज़मीन से निकाले जाते हैं, अर्थ के थ्रू निकलते हैं, अर्थ क्रस्ट से। तो इनमें इनके लिए इनकी कॉन्सेंट्रेशन, इनके प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत सी प्रोसेसेस यूज़ की जाती हैं। हर ओर के लिए अपनी एक अलग स्पेसिफिक प्रोसेस होती है। तो कॉपर पायराइड के लिए ना तो ग्रेविटेशनल प्रोसेस यूज़ की जाती है और ये तो ऑप्शन वैसे ही हट जाता है। मैग्नेटिक प्रोसेस आयरन से रिलेटेड ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है और यहाँ पे राइट हमारी आ जाएगी फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। इसमें ऐसा इस तरह का एक फ्लास्क होती है, बहुत ही सिंपल मेथड होता है और एक इस तरह का इसमें अंदर ये डाला जाता है, ऐसे से ट्यूब होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसे फ्लास्क होता है, इसमें वाटर है, ठीक है, बहुत सारा वाटर होता है और इसमें जो हमारा ओर है वो भी डाला जाएगा, कॉपर पायराइड डाल दिया जाएगा और यहाँ पे एक तरफ से दूसरी तरफ एयर पास की जाती है, ठीक है। एयर पास करने से क्या होता है, यहाँ पे झाग पैदा होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डाला जाता है चीड़ का तेल, ठीक है। चीड़ का तेल डालने से टर्पेंटाइन ऑयल, तो उससे क्या हो जाता है कि यहाँ पर रिएक्शंस होती है और जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं कॉपर की वो नीचे इकट्ठा हो जाती हैं और इस तरह से हमारा ये कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर पायराइड तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन 1 राइट होता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 7 की तरफ। केमिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत किए गए इसमें। क्वेश्चन 7, नंबर ऑफ टर्शरी कार्बन्स इन 2 मिथाइल प्रोपेन इज। तो 2 मिथाइल प्रोपेन हुआ ये, कैसे देखते हैं, 1 ऐसे नंबरिंग करते हैं ना यूपीएससी में, 1 2 3। तो देखिए 2 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये क्योंकि 3 है तो यहाँ पे 2 मिथाइल और प्रोप 3 होने की वजह से प्रोप और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन का ये स्ट्रक्चर है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में बना नहीं था, ये मैंने खुद बनाया है, तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि कार्बन्स क्या होते हैं। तो देखिए प्राइमरी कार्बन्स वो कार्बन्स होते हैं जो सिंगल कार्बन से जुड़े हुए हों, वो प्राइमरी कहलाएंगे। फिर एक कार्बन अगर 2 कार्बन से जोड़ा है तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी कार्बन, और अगर सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। और अगर एक कार्बन 3 कार्बन से जोड़ा है तो वो कहलाता है टर्शरी कार्बन, ठीक है। तो यहाँ ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ टर्शरी कार्बन कितने हैं, कितना नंबर है टर्शरी कार्बन का 2 मिथाइल प्रोपेन में। तो अगर देखें तो टर्शरी कार्बन का नंबर यानी कि टर्शरी वाला यही हुआ, क्योंकि यही एक ऐसा है जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 2 और 3, ठीक है। तो टर्शरी कार्बन यहाँ पर कितने हैं, तो आंसर हमारा होगा सिर्फ एक ऐसा है जो कि जो टर्शरी कार्बन है। तो हमारा आंसर हो जाता है 4, ना यहाँ पे 2 होगा, ना यहाँ पे 0 होगा और ये ना यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर 4th राइट होता है, ठीक है। आंसर 4 राइट होता है और उसका आंसर क्या है, 1, ठीक है। कंफ्यूज मत करिएगा कि यहाँ पे 1 लिखा है तो आंसर 1 होगा, नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक ही है यहाँ पर।
नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। IUPAC से सेकंड क्वेश्चन आता है यहाँ पर, और उसमें पूछा है कि IUPAC नेम देना है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको नेमिंग आती होगी, और उसमें मेन होता है कि हम एक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन्स को लें। तो देखिए, अगर यहाँ से हम करते हैं तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप आ जाता है। इधर से करते हैं तो 1 2 और फिर नीचे आना है। ठीक है, या तो ये ले लें और या तो 1 2 3 ले लें, तो जैसे चाहे इधर से लें चाहे इधर से लें। तो 1 और फिर ये 2 और ये 3। तो अगर हम देखें 2 पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इसको कहते हैं मेथ। ये एक कार्बन है तो ये मेथ हुआ, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ है एटम, तो ये हो जाता है मिथॉक्सी। तो हम कहेंगे 2 मिथॉक्सी, और टोटल हमारी चेन, पेरेंट चेन कितनी है, 3 की है, यानी कि 2 मिथॉक्सी प्रोपेन इसका राइट आंसर होता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, आइसोप्रोपाइल सब गलत है, और ये 2 मिथॉक्सी प्रोपेन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखते हैं। द बॉन्ड एनर्जी फॉर कैटिनेशन नेक्स्ट टू कार्बन इज। अगर कैटिनेशन के पार्ट देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे कार्बन में होती है, इसलिए सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसी पे बेस्ड हैं। नेचर में भी जितनी चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं, जो भी फूड्स हैं, वो सब ऑर्गेनिक ही होते हैं। वो सब क्या, उसमें कार्बन की प्रेजेंस होती है। ठीक है, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब में क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटिनेशन यानी कि कार्बन चेन बनाने की प्रोसेस की बात की जा रही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि किसकी है, द बॉन्ड एनर्जी फॉर कैटिनेशन नेक्स्ट टू कार्बन, कार्बन के बाद किसकी है। तो अगर हम ग्रुप में देखें तो ग्रुप में कार्बन के बाद नीचे सिलिकॉन है। ठीक है, ग्रुप में अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में तो कार्बन के बाद हमारा सिलिकॉन आता है, इसलिए यही कहा जाएगा कि फिर कार्बन के बाद हमारे सिलिकॉन की है, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट होता है। ठीक है, सिलिकॉन आंसर हुआ। एक ही ग्रुप के हैं, नेक्स्ट टू द कार्बन है ये, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है आफ्टर कार्बन। क्वेश्चन 10 की बात करें, यहाँ पे NX मोल ऑफ सब्सटेंस X। ठीक है, NX मोल्स लिए गए हैं सब्सटेंस के, जो कि डिज़ोल्व किए जा रहे हैं इन NY मोल ऑफ सब्सटेंस Y। ठीक है, आप जानते होंगे कोई सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है, तो वही बात ये कह रहे हैं कि यहाँ पे NX मोल्स लिए जाते हैं। एक सब्सटेंस है, उसके NX मोल लिए जाते हैं। ठीक है, और डिज़ोल्व कर दिए जाते हैं NY मोल्स में। ठीक है, फिर क्या होता है, NY मोल उसके डिज़ोल्व कर दिए जाते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, X एक सब्सटेंस है, X एक सब्सटेंस है Y। ठीक है, इसके क्या किए जाते हैं, NX मोल्स को डिज़ोल्व किया जाता है, यानी कि ये सॉल्यूट है किसमें, NY मोल्स में। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ये दूसरा हमारा वो है सब्सटेंस है। तो अब देखते हैं आगे, द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस X एंड Y रिमेन 1। ये एक ऑप्शन दे रहे हैं कि ये टोटल मोल्स, अगर हम देखें मोल फ्रैक्शन देखें सब्सटेंस X और Y के, तो वो क्या होते हैं, 1 होते हैं। ऑब्वियसली ये एक फॉर्मूला है और ये बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ X इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ये भी एक फॉर्मूला, ये बिल्कुल सही दिया गया है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स X है और ऊपर न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X और अपॉन नीचे में सॉल्यूशन के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, सेकंड भी बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पे मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ Y लेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो भी ऑप्शन सही होता। अब थर्ड देख रहे हैं क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ Y इक्वल्स टू, वही बात कह रहे हैं, देखिए जो भी हमने यहाँ पे कही कि मोल फ्रैक्शन ऑफ Y इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y। ठीक है, ऑब्लिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दोनों आ गए X और Y। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट है, इन्होंने बस लैंग्वेज को डिफरेंट कर दिया यहाँ पे, तो ये भी राइट होता है। फोर्थ चेक करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ X इक्वल्स टू NX, बिल्कुल सही है अभी तक। ऑब्लिक NY प्लस NY, नहीं, देखिए यहाँ पे अगर NX NY होता तो ये भी ऑप्शन हमारा राइट होता, लेकिन क्योंकि उन्होंने यहाँ पे NY और NY कर दिया, इसलिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। ये सीधे सीधे मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ए तो नहीं है खाली, ओनली AB भी नहीं है, ABC हमारा राइट आंसर होता है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या हुआ, थर्ड, यानी कि हमारे 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात करें तो किसी भी उससे हम ले लें तो पहले आ जाती है हमारी रेडियो वेव। ठीक है, इसको याद कर लिएगा, सीक्वेंस बहुत पूछा जाता है। फिर आ जाती है माइक्रोवेव, ठीक है, फिर आती है IR इंफ्रारेड, उसके बाद आ जाता है हमारा विजिबल, फिर आता है हमारा अल्ट्रावायलेट, और फिर आता है हमारी एक्स रेज, और फिर आती है हमारी गामा रेज। ठीक है, फिर आ जाती है गामा।
रेज, ये सीक्वेंस है। अब इसमें क्या हो जाता है कि इधर से अगर हम चलते हैं इधर की तरफ तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बढ़ती है, ठीक है, यहाँ से फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, यानी कि गामा रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा और रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी सबसे कम। ये एक अलग पॉइंट हम बता रहे हैं। और वेवलेंथ जस्ट इसके अपोजिट हो जाती है। बस एक याद रख लिए, गामा की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है और सबसे कम वेवलेंथ होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की होगी, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आता है? ये आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो देखिए माइक्रोवेव आप लोग ने देखा कि है माइक्रोवेव, ये तो ये ऑप्शन हमारा राइट है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और यहाँ पे पूछा है कि जो नहीं होती, तो ये तो होती है, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ से हट जाता है। अल्ट्रासोनिक, देखिए कहीं पे अल्ट्रासोनिक नहीं मिला, यानी कि राइट आंसर यही है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। इंफ्रारेड हमें मिल चुका है, एक्सरेज भी हमें मिल चुका है, यानी कि राइट आंसर हमें मिलता है क्वेश्चन 11 का 2, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, अल्ट्रासोनिक उसका आंसर होता है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये 2011 यूपी टेट में भी पूछा गया था 6 to 8 पेपर में साइंस के, और ये फिर से 19 में भी पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ इज 0 डिग्री। ये सीधा सीधा होता है कि एंगल ऑफ डिप अगर देखें तो एट मैग्नेटिक इक्वेटर की बात कर रहे हैं अर्थ के, तो वो हमेशा क्या होता है? 0 डिग्री आंसर होता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही होता है, 0 डिग्री। डेसिबल की बात करें तो ये एक तरह की यूनिट होती है जो किसके मेजरमेंट में यूज़ करती है? ऑप्शन देखते हैं। द वेवलेंथ ऑफ नॉइस, नहीं। अ मेजर ऑफ साउंड लेवल, यही सही है। और भी देख लेते हैं। म्यूजिकल नोट्स, नहीं। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नो। तो हमारा राइट आंसर होता है मेजर ऑफ साउंड लेवल, ठीक है। डेसिबल इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ साउंड लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14। किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, ठीक है। तो इन्होंने मास के कंजर्वेशन की बात नहीं की थी। नन ऑफ दीज तो है ही नहीं, मोमेंटम भी नहीं है, बहुत सिंपल है कि ये चार्ज है, ठीक है। तो एक्चुअल में किरचॉफ करंट लॉ था क्या कि उसमें वो उन्होंने बोला है कि फॉर अ पैरेलल पाथ द टोटल करंट एंटरिंग अ सर्किट जंक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द सेम जंक्शन, ठीक है। मतलब जितनी जंक्शन के अंदर जाएगी उतनी ही वापस आएगी। अगर हम थोड़ा सा इसको करके देखें तो देखिए ये है और यहाँ पे हमने ये जंक्शन बना दिया और ये ऐसे यहाँ से निकल रहा है रजिस्टर, करंट हमारी यहाँ पर आती है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे I1, ठीक है। ये हो गई हमारी I1 और फिर ये नोड से होती है, जंक्शन से होती है, इधर गई तो ये हो जाएगी यहाँ पे I2, ठीक है। तो इनका यहाँ पे कहना है जितनी जा रही है उतनी ही निकलेगी, यानी कि I1 इक्वल्स टू I2, ठीक है। ये इन्होंने कहा था किरचॉफ्स करंट लॉ के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये अगर हम तीसरा जंक्शन बना दें और यहाँ पे अगर हम करंट देखें तो यहाँ पे हमारी करंट आ जाएगी I3, ठीक है। तो अगर ये तीसरा हमारा हो गया ये I3, तो अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो I1 जो हमारी एंटर कर रही है जंक्शन में, तो I1 इक्वल्स टू हो जाएगा I2 प्लस I3, ठीक है। तो ये था किरचॉफ का लॉ, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होता है? चार्ज। क्वेश्चन 15 लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास m इज E, ठीक है। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी को E से रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो कि मास m लिए हुए है। इट्स मोमेंटम विल बी, इसका मोमेंटम क्या होगा? इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जिसमें हमने पूरा इसको डिटेल में बताया है। तो ये देखिए ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी K, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारी K होती है लेकिन हमें यहाँ पे ली गई है E से, ठीक है। K होती है लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग E लिया गया है, मास m है, P मोमेंटम हमें निकालना है। तो हमें पता है कि P इक्वल्स टू होता है mv, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। और हमारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ E से रिप्रेजेंट की जा रही है तो इक्वल्स टू हाफ mv²। अगर हम V को सब्जेक्ट बना लें तो यहाँ पर हो जाएगा √2E अपॉन m, ठीक है। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में V की जगह पे पुट करते हैं तो P इक्वल्स टू हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई रूट में 2E अपॉन m। तो फाइनल जब हम क्रॉस इसको कैंसिल करेंगे √m से इसको, तो यहाँ पे सिर्फ √m बचेगा, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा √2me, ठीक है। तब हम अपना आंसर देख लेते हैं कि ये हमारा राइट होता है कि नहीं। तो देखिए √2me हमारा राइट आंसर है। तो ये सिंपल से ऐसे निकल आएगा, ओके। क्वेश्चन 16 देखते हैं। इफ़ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ x1, इमेज की अगर ऑब्जेक्ट x1 है, ठीक है, लेंथ उसकी x1 है, विथ कॉन्वेक्स मिरर हैज़ लेंथ 2x2 देन, ठीक है। तो ये पूछा है कि अगर कोई इमेज है
इमेज बन रही है किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो अगर x1 है और कॉन्वेक्स मिरर को देखने के बाद उसकी इमेज x2 हो जाती है, तो उनके बीच में कैसा रिलेशन होगा, मतलब यहाँ पे कौन बड़ा और कौन छोटा। तो देखिए जब बात कॉन्वेक्स मिरर की है तो हमेशा जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो उससे बड़ा रहेगा इमेज से, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, और अगर बात की जाएगी कॉनकेव मिरर की तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि x2 इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, या लेस देन भी बोल सकते हैं कि x1 इज़ लेस देन x2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा हमारा कौन सा मिरर है। यहाँ पे क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर लिया गया है इसलिए x1 इज़ ग्रेटर देन x2, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट होता है। क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज किलो कैलोरी, तो एनर्जी की यूनिट होती है, तो ये गया। अर्ग हमारी फोर्स की यूनिट है, ठीक है, और जूल हीट की यूनिट हो गई, कैलोरी हमारी एनर्जी की यूनिट है, तो ये राइट हमारा आंसर हो गया थर्ड। इन मीडियम, कोई भी मीडियम ले लिया जाता है। द नेचर ऑफ साउंड वेव इज ओनली ट्रांसवर्स बाय बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, नीदर लॉन्गिट्यूडनल नॉर ट्रांसवर्स, ओनली लॉन्गिट्यूडनल। जब भी मीडियम की बात होगी तो नेचर ऑफ साउंड जो होगा वो कैसा होगा, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल ही रहेगा, ट्रांसवर्स नहीं होगा। क्वेश्चन 19 की बात करते हैं, बहुत सिंपल सा है। 1 एंगस्ट्रॉम, तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है इसका माइक्रोन से रिलेशन पूछ रहे हैं, तो माइक्रोन से अगर बात करें तो 1 माइक्रोन इक्वल्स टू होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10⁻10। ठीक है, और माइक्रोन इक्वल्स टू होता है 10⁻6। ठीक है, अब इनका आपस में रिलेशन पूछ लिया है, तो इनमें 10 और 6 में देखिए 4 का डिफरेंस है, तो सीधा ही आंसर हो जाएगा 10⁻⁻4 माइक्रोन। ठीक है, अगर हम इन दोनों में रिलेशन देखें तो क्या रिलेशन है, 10⁻⁻ माइक्रोन। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू, यहाँ पे कह रहे हैं क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 माइक्रोन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा आंसर है, और जल्दी में अगर हम देखेंगे तो गलत भी कर सकते हैं। यहाँ पे 10 भी दिया गया है ऑप्शन में, तो आप लोग ऐसा ना कर दें कि ये भी देखें कि यहाँ पे यूनिट क्या है, यहाँ पे माइक्रोन यूनिट है, तो वैसे ही आंसर होगा। तो 19 का आंसर हुआ, क्वेश्चन 19 का आंसर होता है ऑप्शन 1। ठीक है, हम क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज मैक्सिमम इन एयर में, नहीं स्टील में, वैक्यूम में या वाटर में। तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा साउंड मैक्सिमम होगी, साउंड वेव मैक्सिमम रहेगी हमारी स्टील में या हमेशा। ठीक है, तो क्वेश्चन 20 का आंसर 2 राइट होता है, स्टील। क्वेश्चन 21 देखते हैं, यहाँ पे पूछा है कि विच इज़ एक्वेटिक ब्रायोफाइट। सो मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा जो होता है एक टेरेस्ट्रियल है, ये एक्वेटिक नहीं है, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाता है। रीशिया फ्लूटेंस ये हमारा एक्वेटिक है, पैल्मेटा हमारा टेरेस्ट्रियल है, और रीशिया भी हमारा टेरेस्ट्रियल है, तो हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट होता है, रीशिया फ्लूटेंस। ठीक है, ये एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 लेते हैं। यहाँ पे पूछा है टोटल स्टेम पैरासाइट, रूट पैरासाइट भी होते हैं, यहाँ पे पूछा है टोटल स्टेम पैरासाइट क्या कौन है। तो रेफ्लिसिया हमारा सबसे लार्जेस्ट फ्लावर होता है, इससे बड़ा कोई फ्लावर नहीं है, तो यहाँ फ्लावर की बात नहीं की जा रही है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। अब नेक्स्ट बात की जा रही है सेंटेलम की। तो सेंटेलम जो होता है वो रूट पैरासाइट होता है। ठीक है, स्टेम पैरासाइट नहीं है, ये किस तरह का पैरासाइट है, ये एक रूट पैरासाइट है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ से निकल जाता है। अब थर्ड की बात करते हैं, विस्कम। तो विस्कम एक ऑब्लिगेट हेमी पैरासाइट है, श्रब्स का, ये श्रब है, सॉरी। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेट हेमी पैरासाइट श्रब है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। तो फोर्थ हमारा बचता है कस्क्यूटा, तो यही एक राइट आंसर है। टोटल स्टेम पैरासाइट हमारा होता है फोर्थ, ऑप्शन 4 राइट होता है यहाँ से। 23rd पे चलते हैं, मैच करना है हमें यहाँ पर, बहुत सिंपल है। देखिए जब यहाँ पे बात आ जाती है, सीधी सी बात है, एब्जॉर्प्शन की बात की गई है और दो उन्होंने की है ट्रांसपोर्टेशन की बात। ठीक है, तो जब हमारा ट्रांसपोर्ट की बात आती है वाटर की, तो सीधा जाइलम लगाएंगे, फिर मिनरल्स की बात करेंगे तो फ्लोएम लगा देंगे। ठीक है, अब बात आ रही है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो ये विदाउट डाउट रूट हेयर्स के थ्रू ही होता है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स जो है वो एपिब्लमा की तरह होता है। अब बात करें एपिब्लमा होती क्या है, तो एपिब्लमा देखिए इस तरह की अपर लेयर होती है यहाँ पर, और जिससे क्या होता है हमारे रूट हेयर्स यहाँ पे निकले होते हैं, यहाँ पे क्यूटिकल एब्सेंट होती है, ये सिंगल लेयर होती है यहाँ पे, इसको कहते हैं एपिब्लमा। तो एपिब्लमा का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, और रूट हेयर्स का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन 4 राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24,
एंडेमिक स्पीशीज़ आर, तो एंडेमिक अपने में एक टर्म है, जैसे आजकल बहुत पेंडेमिक यूज़ की जा रही बीमारियों के लिए, वैसे यहाँ पे एक एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में पूछा गया है। तो सीधा सा एंडेमिक स्पीशीज़ एक्चुअल में क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल जब एक पर्टिकुलर एरियाज़ में मिलते हैं तो उसको कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। तो यहाँ पे हमारा सीधा राइट आंसर होता है क्वेश्चन 4। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 25 की, जिसमें पूछा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की इन प्लांट्स में, तो वो होते हैं हमारे कौन, फीमेल और मेल्स की बात करें तो ये हमें कहाँ मिलते हैं, फ्लावर में मिलते हैं। पहले तो ये हम जान लें कि ये फ्लावर में मिलते हैं। फ्लावर में हमारे होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जिसको कहते हैं पिस्टल। ठीक है, तो ये होती है पिस्टल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इसके जो सबसे ऊपर का पोर्शन होता है उसे कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, ये पोर्शन क्या कहलाता है, स्टिग्मा। फिर ये कहलाता है स्टाइल, फिर ये कहलाता है ओवरी, और फिर यहाँ पर आता है थैलेमस। तो उन्होंने करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर राइट होता है, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड थैलेमस। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट होता है। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो ये होता है स्टेमन। ठीक है, और ये हमारी होती है कनेक्टिव, तो ये कनेक्टिव होती है और ये फिलामेंट होता है। ठीक है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 26। ये फिर देखिए केमिस्ट्री से पूछा गया, यहाँ पे कैल्सिनेशन प्रोसेस की बात की गई है। तो पहले तो कैल्सिनेशन प्रोसेस एक्चुअल में होती क्या है, कैल्सिनेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। ठीक है, और ये वॉलेटाइल जो हमारे होते हैं उनकी प्रोसेस में, उनकी प्यूरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल सही ये एक्चुअल में कैल्सिनेशन है कि ये हमने समझ लिया कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी, तो ये तो रिएक्शन नहीं हो सकती, ना ये रिएक्शन होगी और ना ये रिएक्शन है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे सीधा सा ये दिख रहा है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट को चेंज किया जा रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और CO2 गैस यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है, तो यानी कि ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट होता है। क्वेश्चन 27 देखते हैं, विच कलरलेस गैस टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी गैस है, तो पहले देख लें लेड एसीटेट होता क्या है। तो देखिए CH3CO, ये एसीटेट है, इसका होल ट्वाइस Pb से जुड़े होते हैं, तो इसको पूरा नाम दिया जाता है लेड एसीटेट। ये है लेड एसीटेट का फार्मूला। अब जब ये H2S से यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है ब्लैक कलर देता है। ये एक है कलरलेस गैस, लेकिन लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कलर दे देती है। क्यों देती है, क्योंकि PbS के साथ कंबाइन कर जाता है, यहाँ पे बन जाता है लेड सल्फाइड जो कि ब्लैक कलर का होता है, और बाकी जो है ये बन जाता है PbS हो गया, प्लस यहाँ पे ये बन जाता है एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन जाता है, तो ये बन जाता है, ये होता है ब्लैक कलर का, इसीलिए वो चेंज हो जाता है ब्लैक कलर में। ठीक है, CH3COOH। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है, H2S हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही होता है। ओके, क्वेश्चन 28, consider the following compounds BF3, IF7, CO2, PCl5. among these compounds the electrophiles are. इसमें से इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं, जो जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, एफिशिएंट, ठीक है, डिफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन है इन सब में, कौन से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो ऑप्शन हमारे जो भी दिए गए हैं सारे CDA, CDA, BCD, तो इसमें देखिए जितने ऑप्शन है ये सारे राइट हैं, यानी कि ये सारे B, IF7, CO2, PCl5 ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स ही हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 3rd राइट होता है, यानी कि ABCD। क्वेश्चन 29 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कौन ऐसा है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए ये हमें यहाँ पे CHO ग्रुप सब में लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप इसमें लगा है, इसमें भी मिथाइल एक्स्ट्रा में लगा हुआ है, मिथॉक्सी, और यहाँ पे नाइट्रो। तो देखिए अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शन मोस्ट रिएक्टिव होने की बात करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा हमारा NO2 रिएक्टिव है, क्योंकि देखिए बाकी तो सब इसमें कॉमन है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सीधा बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे ये लगा है मिथॉक्सी,
तो ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो है, और यहाँ पे सिर्फ मिथाइल, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट होता है नाइट्रो की वजह से। क्वेश्चन 30 पर आते हैं। ऑन कमिंग डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, अगर हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या चेंज आता है? तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, बिल्कुल सही, राइट है ये। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एब्सोल्युटली राइट। द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, राइट। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे राइट होते हैं और ये हमें मिलता है थर्ड में। तो हमारा आंसर थर्ड राइट होता है क्वेश्चन 30 का। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी, कोई भी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तब तक के लिए क्लास बंद करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।